Hello friends, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. वंदना गुप्ता और यहाँ पर मैं टीजीटी, पीजीटी और आपके जीआईसी और नेट में आने वाले टॉपिक्स को डिस्कस कर रही हूँ जो कि आपके होम साइंस सब्जेक्ट से है। तो बहुत सारे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके के सारे होम साइंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए और इसको नोट डाउन भी करते चलिए। तो चलिए फिर इसके पहले हम अभी खाद्य समूह पढ़ रहे हैं जिसमें कि हम फल और सब्जियों के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हमने वर्णक और अम्ल और एंजाइम ये सब सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्वाद यौगिक जो कि आपके फल और सब्जियों में स्वाद यौगिक यानी कि फ्लेवर कंपाउंड्स पाए जाते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके फर्दर जो भी अपडेट्स हैं जो कि आपके होम साइंस सिलेबस से हैं और सारे के सारे टॉपिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने वाले हैं उसको वो सारे के सारे आपके वीडियोस आपको मिलते रहे, सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि स्वाद यौगिक क्या होते हैं यानी कि फ्लेवर कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब सब्जियों और फलों में आपने देखा होगा कि कुछ मीठे होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ नमकीन होते हैं, कुछ में कड़वापन होता है, कुछ में कसैलापन होता है। तो ये सब उसमें उपस्थित स्वाद यौगिक के कारण होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो इसमें मीठापन, खट्टापन, नमकीन, कड़वापन या फिर कसैलापन है, ये जैसा कि हमने बताया कि स्वाद यौगिक के कारण होता है। जैसे कि आपके शुगर हो गए, एसिड हो गया, नमक, बिटर क्विनोइन हो गया, तो ये सब आपके स्वाद यौगिक हैं जो कि आपके फल और सब्जियों में टेस्ट उत्पन्न कर रहे हैं। अब जैसे कि आप अगर हम मीठेपन की बात करें तो मीठापन किस वजह से होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इसके कारण से आपके फल और सब्जियां मीठे लगते हैं। और अगर हम सॉल्ट की बात करें कि नमकीन जो लगता है, तो उसमें क्या होता है कि सभी फल और सब्जियों में कुछ ना कुछ मात्रा में सॉल्ट पाया जाता है। और जो सब्जियों का नेचुरल फ्लेवर है यानी कि प्राकृतिक स्वाद है, अभी हम यहाँ पर आपकी मेन फोकस सब्जियों पर डाल रहे हैं। कुछ चीजें जो कि दोनों में कॉमन है फल और सब्जियों में, तो वो चीजें भी हम बताते चल रहे हैं। और मेन जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो सब्जियों में पाए जाने वाले फ्लेवर कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो सब्जियों में जो नेचुरल फ्लेवर होता है वो उसमें उपस्थित एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, कार्बनिक तत्व और सल्फर के कारण होता है जो कि अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। और आपने देखा होगा जो कि हमने कसैलापन की बात की है कि सब्जियों और फलों में कसैलापन होता है। वो कसैलापन मीन्स जो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है, कसैलापन होता है, वो उसमें पाए जाने वाले फिनोलिक यौगिक या टैनिन के कारण होता है। ठीक है, और ये किस किस में पाया जाता है? जैसे कि आप अनानास, नींबू, संतरा, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, खजूर, कीवी, नाशपाती है, अनार हो गया, बीन्स है, सोयाबीन है। तो ये आपने जब खाया होगा, कीवी अगर आपने खाई होगी देखा होगा उसमें एक कसैलापन आता है, बीन्स में भी होता है, आपके अनानास में भी होता है। तो ये जो कसैलापन किसी में ज्यादा होता है और किसी में कम होता है, लेकिन जो ये कसैलापन फल और सब्जियों में पाया जा रहा है ये उसमें उपस्थित फिनोलिक यौगिक या फिर टैनिन के कारण होता है। ये तो हो गया कसैलेपन की बात। अब कुछ सब्जियों में आपने देखा होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। वो किस कारण से होता है? वो उसमें उपस्थित सल्फर यौगिक यानी कि सल्फर कंपाउंड के कारण होता है। इसमें भी दो आ जाते हैं। एक तो आपका है प्याज की फैमिली वाली सब्जियां जिसमें कि प्याज, लहसुन, लीक्स यानी कि अनियन, गार्लिक और हरी प्याज ये आ जाते हैं। और दूसरा है आपकी पत्ता गोभी की फैमिली वाली सब्जियां, पत्ता गोभी की फैमिली वाली सब्जियां जिसमें कि आपके पत्ता गोभी आ गया, लाल पत्ता गोभी है, चाइनीज पत्ता गोभी है, गांठ गोभी है जिसे कि नॉल नॉल कहते हैं, और ब्रसल्स स्प्राउट है जिसे कि बंद गोभी कहते हैं। तो ये आपकी पत्ता गोभी की फैमिली वाली सब्जियां हो गई और ये हो गई प्याज की फैमिली वाली सब्जियां। इन दोनों ही सब्जियों में क्या होता है? सल्फर यौगिक पाया जाता है जो कि आपने देखा होगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। अब इन दोनों में, दोनों फैमिली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, देख लेते हैं क्या डिफरेंस है, इसमें क्या अंतर है। तो जो अनियन की फैमिली वाली सब्जियां हैं उसमें आपने देखा हो जब भी आप प्याज को काटते हो
तो जब वो कच्चा होता है, कच्चे प्याज को आप काटते हो, चूंकि हम उसको सैलेड के रूप में भी यूज करते हैं, वैसे भी हम सब्जियों में ऊपर से डालकर यूज करते हैं कुछ कुछ चीजों में। तो जब आप प्याज को काटते हो, जब वो कच्ची होती हैं, तब उनका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रांग होता है, आपकी आंखों में भी लगता है, और ठीक है, और उस सल्फर की वजह से ही आपकी आंखों में भी लगता है, ये आप कह सकते हो। और जो उनका फ्लेवर है जब कच्ची होती हैं तब वो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन जब उनको पकाया जाता है, सब्जियों के लिए आप पकाते हो या फिर पानी में पका रहे हो, तो उनका जो फ्लेवर है वो कम हो जाता है। लेकिन जो पत्ता गोभी की फैमिली वाली सब्जियां हैं, वो जब कच्ची होती है, आपने देखा हो जब आप पत्ता गोभी कच्ची होती है तो उसमें उतना स्वाद नहीं होता है, यानी कि उसका स्वाद कम होता है, वो उतना फ्लेवर उसका स्ट्रांग नहीं होता है। लेकिन जब उन्हें पकाया जाता है, ठीक है, तब उनका जो फ्लेवर है वो स्ट्रांग हो जाता है। और वो भी किस केस में, जब वो ओवर कुक हो जा रही हैं, अधिक पक जा रही हैं, या फिर सही प्रकार से नहीं पक रही, यानी कि इम्प्रॉपरली कुक्ड है। तो ये दो डिफरेंस है आपके अनियन फैमिली में और पत्ता गोभी की फैमिली में, कि जो अनियन है वो जब आप इनकी फैमिली वाली, यानी अदरक है, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, हरी प्याज है, जब ये कच्ची होती हैं तब इनका फ्लेवर अधिक स्ट्रांग होता है। और जबकि जो पत्ता गोभी की फैमिली वाली सब्जियां हैं, जब उनको पकाया जाता है, या तो वो ओवर कुक हो जा रही हैं या फिर सही प्रकार से नहीं पक रही हैं, तब उनका फ्लेवर स्ट्रांग होता है। दो इंपॉर्टेंट रीजन है। ओके, अब बात करते हैं हम खीरे में। आपने देखा होगा जब भी आप खीरा खाते हो तो उसमें क्या होता है, कड़वापन होता है, उसका स्वाद जो होता है थोड़ा सा बिटर लगता है, टेस्ट उसका। तो ये खीरे में पाए जाने वाले कुकुरबिटेसिन और ऑक्सीजनेटेड टेट्रासाइक्लिक ट्राइटर्पेन्स के कारण होता है। ये खीरे में पाया जाता है, इसकी वजह से ही जो खीरे का स्वाद है वो कड़वा लगता है। और अगर हम आलू की बात करें तो आलू में आपने देखा होगा जो हरा आलू होता है उसमें क्या होता है, सोलेनिन पाया जाता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आलू में सोलेनिन पाया जाता है, जिसकी वजह से जो आलू में कड़वापन आता है वो इसी के कारण होता है, सोलेनिन के कारण होता है। और ये विषैला भी होता है, टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। अच्छा, और एक बात ये भी है कि आप इसको कितना भी पका लो, लेकिन पकाने पर ये नष्ट नहीं होता है। सिर्फ जब ये आलू की खेती की जाती है उस टाइम पर, जब इसका फसल तैयार किया जाता है, तो उसी टाइम पर इसको रोकने के लिए कई सारे तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन उसी टाइम पर इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आलू पैदा होने के बाद में आप जब आलू को पका रहे हो, कितना भी आप पका लो, अगर हरा आलू है उसमें सोलेनिन प्रेजेंट होता है तो वो पकता नहीं है। आपने देखा होगा जो हरी आलू होती है वो जल्दी पकती भी नहीं है, वो कितना भी आप पका लो वो कच्ची ही रह जाती है। तो एक तरीके से एक तो वो कच्चा रह जाता है, दूसरा उसमें सोलेनिन होता है जो कि आपके लिए हानिकारक होता है, फूड पॉइजनिंग ये कॉज कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि कभी-कभी आपने देखा होगा, कभी-कभी क्या आप अक्सर करते हो कि सब्जियों को जल्दी पकाने के लिए उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट हम ऐड कर देते हैं, जिसे कि हम सोडा कहते हैं। जैसे कि आपका राजमा हो गया, छोला हो गया, तो क्या होता है कि जब भी उसको बनाने से पहले, उसकी सब्जी बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि उसको बॉयल करते हैं और उसमें थोड़ा-सा हम सोडा डाल देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देते हैं, जिससे कि वो जल्दी पक जाए। ठीक है, एक तो ये जल्दी पक जाता है और दूसरा ये सॉफ्ट टेक्सचर प्रदान करता है सब्जियों को। और इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें कि जो कैल्शियम क्लोराइड होता है, ये क्या करता है कि सब्जियों को दृढ़ता यानी कि फर्मनेस प्रदान करता है। जैसे कि कब जो टमाटर की कैनिंग की जाती है, इनको मतलब प्रिजर्व करने के लिए कैन में रखा जाता है, तो टमाटर चूंकि ऑलरेडी सॉफ्ट होते हैं, तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है, जिससे कि ये इसको दृढ़ता प्रदान की जा सके। तो टमाटर की कैनिंग के लिए कैल्शियम क्लोराइड यूज किया जाता है, जो कि इनको दृढ़ता प्रदान करता है। और इसके जस्ट अपोजिट सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि जो सोडा है वो सॉफ्ट टेक्सचर प्रदान करता है और सब्जियों को जल्दी पकने में मदद करता है। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट जो हम यूज करते हैं, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो इसको यूज तो हम कर लेते हैं, सब्जियां जल्दी पक जाती हैं, उसका टेक्सचर भी सॉफ्ट रहता है, लेकिन ये उन सब्जियों में उपस्थित पोषक तत्व यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका लॉस करता है, उनको घटाता है। जैसे कि आपका थायमिन और एस्कॉर्बिक एसिड। थायमिन मीन्स विटामिन B1 और एस्कॉर्बिक एसिड का मतलब विटामिन C।
तो विटामिन B1 और विटामिन C ये बेकिंग सोडा की वजह से यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से इसका लॉस हो जाता है सब्जियों में। और दूसरा जो आपका विटामिन B1 है और विटामिन C है, ये ऊष्मा के संपर्क में आने पर भी इसका लॉस होता है। लेकिन अगर हम दूसरे विटामिन की बात करें जैसे कि राइबोफ्लाविन और नियासिन है, तो ये ऊष्मा के संपर्क में आने पर इसका लॉस नहीं होता है क्योंकि ये स्थिर रहता है, स्टेबल होता है। इसको हम अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अगर पकाते हैं सब्जियों को, तो उसमें उपस्थित जो राइबोफ्लाविन यानी कि विटामिन B2 और नियासिन यानी कि विटामिन B3 ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी स्थिर होते हैं यानी कि स्टेबल होते हैं, जबकि आपका थायमिन और स्कॉर्बिक एसिड है ये इसका लॉस हो जाता है। लेकिन राइबोफ्लेविन का लॉस कैसे होता है? ये सूर्य के प्रकाश में आने पर इनका लॉस होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऊष्मा के संपर्क में आने पर आपका थायमिन और स्कॉर्बिक एसिड का लॉस हो रहा है, और जो राइबोफ्लेविन और नियासिन है ये सूर्य के प्रकाश में आने पर इनका लॉस हो रहा है। जबकि ये तो हो गई विटामिन की बात। लेकिन अगर हम मिनरल्स की बात करें यानी कि खनिज तत्व की बात करें, तो पकाने पर इनका लॉस बहुत ही कम होता है, ये आसानी से इनका लॉस नहीं होता है, यानी कि आपके मिनरल्स हैं वो पकाने पर भी बचे रहते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर 3 आवर्स की बात कर लेते हैं। 3 आवर्स ऑफ कुकिंग टू कंजर्व न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्वों को संरक्षित रखने के लिए कुकिंग के 3 आर क्या है ये? पहला है आपका कि पानी की मात्रा का कम उपयोग करना, यानी कि रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड। चूंकि आप जब पानी आप अधिक यूज करते हो तो क्या होता है, जो पानी में सॉल्युबल विटामिन हैं उनका लॉस हो जाता है, वो निकल जाते हैं, आप पानी को फेंक देते हो। या तो फिर अगर आप पानी का यूज कर रहे हो तो उस पानी को फेंको नहीं, उसको किसी अदर प्रिपरेशन में यूज करो जिससे कि उसमें जो उपस्थित न्यूट्रिएंट्स हैं वो यूटिलाइज हो जाए। दूसरा है पकाने के समय को कम करना, यानी कि रिड्यूस द लेंथ ऑफ कुकिंग पीरियड। जितना लंबे समय तक आप सब्जियों को पकाते हो, यानी कि क्या करते हो कि आप फ्राई करने के चक्कर में उनको लंबे समय तक पकाते हो, क्योंकि जितना आप फ्राई करते हो टेस्ट तो बढ़ जाता है सब्जियों का, लेकिन क्या होता है उसमें जो उपस्थित पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि स्कॉर्बिक एसिड और थायमिन था, अब जितनी देर तक आप पकाओगे उतनी देर तक उनको ऊष्मा मिलेगी, हीट के संपर्क में वो रहेंगे और उनका लॉस होगा। तो इस वजह से पकाने के समय को कम करना चाहिए। तीसरा है पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने वाले सब्जियों के सतह क्षेत्र को कम करना है। ठीक है, यानी कि अगर आप सब्जियों को बहुत छोटा छोटा ना काट करके अगर आप उनको बड़े टुकड़ों में काटते हो तो उनका जो सतह क्षेत्र है वो पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में कम आता है। अगर उनका सतह क्षेत्र कम आएगा तो जो पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लॉस कम होगा। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो पानी के संपर्क में आने पर उनका लॉस होगा। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या होता है कि बहुत सारे जो उसमें पोषक तत्व मौजूद है वो ऑक्सीकरण की क्रिया कर लेते हैं, इस वजह से उनका लॉस हो जाता है। तो इस वजह से आप जो है सतह क्षेत्र को कम करके भी न्यूट्रिएंट्स को बचा सकते हो। तो 3 चीजें हैं, पहला तो पानी की मात्रा का उपयोग कम करना, दूसरा पकाने के समय को कम करना, और तीसरा है सतह क्षेत्र को कम करना। तो 3 तरीके से आप पोषक तत्वों को सब्जियों में बचा सकते हो। तो ये तो हो गई स्वाद यौगिक की बात। अब इसके बाद में आपका ये अभी तक हमने सब्जियों में पढ़ लिया, सब्जियों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जा रहे हैं, कौन से नहीं पाए जाते हैं, उनमें कौन कौन से वर्णक पाए जा रहे हैं, वर्णक को भी यानी कि पिगमेंट्स को हमने डिटेल में पढ़ लिया, उसके टाइप्स के बारे में, और उसमें कौन कौन से आते हैं, किस कलर के लिए उत्तरदायी होते हैं, किन किन सब्जियों और फलों में वो पाए जाते हैं। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की वर्णक के बारे में। उसके बाद में आपका हमने स्वाद यौगिक के बारे में डिस्कस कर लिया, आज अम्ल के बारे में डिस्कस किया, बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया हुआ है कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं और एंजाइम पाए जाते हैं। और ये जितने भी वर्णक हैं, अम्ल हैं, एंजाइम हैं, स्वाद यौगिक हैं, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए हम बात करते हैं फलों में उपस्थित पोषक तत्व की। अभी तक हम सब्जियों में उपस्थित पोषक तत्व की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पर बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स इन फ्रूट्स। तो सबसे पहली बात कि फलों में जो प्रोटीन और वसा, 2 चीजें बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं फल में। ठीक है, लेकिन एवोकाडो अगर आपने देखा होगा नाशपाती के जैसा होता है, एवोकाडो एक ऐसा फल है जिसमें कि 28% वसा पाई जाती है।
वैसे तो फलों में प्रोटीन और वसा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन एवोकाडो ऐसा फल है जिसमें कि 28% वसा पाई जाती है। और इसको एलिगेटर नाशपाती यानी एलिगेटर पियर्स या फिर बटर फल, बटर फ्रूट या फिर स्टोन फ्रूट भी कहते हैं। बटर फल कह रहे हैं यानी कि इसमें वसा अधिक मात्रा में पाई जाती है, 28% वसा पाई जाती है। और चूंकि ये नाशपाती की जैसा दिखता है तो इस वजह से इसको एलिगेटर नाशपाती भी कहते हैं। और बहुत ही ये हार्ड होता है जिसकी वजह से इसको स्टोन फ्रूट कहते हैं। तो एवोकाडो ये मैक्सिको में पाया जाता है मुख्य रूप से। इसमें एक ऐसा फल है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा फल है जिसमें कि वसा अधिक मात्रा में पाई जा रही है, तो आप बता सकते हो एवोकाडो एक ऐसा फल है जिसमें कि 28% वसा पाई जाती है। और इसको किस किस नाम से जाना जाता है ये भी आप बता सकते हो। उसके बाद में आलू बुखारा है, पपीता है और अमरूद है। इसमें क्या होता है, अल्फा लिनोलेनिक अम्ल पाया जाता है जो कि आपका आवश्यक वसा अम्ल है। तो ये आपके आलू बुखारा, जिसे इंग्लिश में प्लम बोलते हैं, पपीता और अमरूद में ये पाया जाता है। और अगर हम सभी फलों की बात करें तो सभी फलों में मुख्य रूप से N3 फैटी एसिड पाया जाता है। N3 या फिर आप इसको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी कह सकते हो। और इसके अलावा फलों में नमी और रेशा यानी कि फाइबर भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसमें जो है फलों में कैलोरी तो बहुत अच्छी मात्रा में नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ फल हैं जिसमें कि जैसे कि केला है आपका, तो उसमें कैलोरी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और जब फल पक जाते हैं, जब कच्चे होते तो उसमें कैलोरी उतनी अधिक मात्रा में नहीं होती, लेकिन जब फल पक जाते हैं तो उनमें भी शुगर अच्छी प्रतिशत में पाया जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि फलों में कैलोरी भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। अगर कुछ फलों को छोड़ दें और उनके कच्चेपन को छोड़ दें तो। अब इसमें जो मुख्य रूप से शुगर पाया जाता है, यानी आप कह सकते हो जो सैकराइड पाया जाता है, वो है सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। ठीक है, तो ये जो सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, इसमें अगर हम बात करें फ्रक्टोज की और ग्लूकोज की, तो ये आपके मोनोसैकेराइड है यानी कि एकल शर्करा है। और सुक्रोज है ये आपका द्विशर्करा है यानी कि डाइसैकेराइड इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज पाया जाता है। अब अगर हम आयरन की बात करें यानी कि मिनरल्स की अगर हम बात करें तो साधारणतः क्या होता है कि फलों में आयरन कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन सीताफल एक ऐसा फल है जिसमें आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब ये सीताफल क्या है, जनरली आपने सुना होगा शरीफा के बारे में, तो सीताफल को शरीफा कहते हैं, शुगर एप्पल कहते हैं, कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। तो इसको कई नामों से जाना जाता है, शरीफा, शुगर एप्पल और कस्टर्ड एप्पल। तो इसमें जो है आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये ऊर्जा से भी भरपूर होता है, इसमें ऊर्जा भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है, मैंगनीज भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि इसका एक्सीलेंट सोर्स होता है। आप कह सकते हो कि विटामिन सी और मैंगनीज का ये एक्सीलेंट सोर्स होता है। थायमिन और विटामिन B6 ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है, यानी कि इसका गुड सोर्स होता है। और विटामिन B2, B3, B5, B9, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये उचित मात्रा यानी कि फेयर क्वांटिटी में पाया जाता है, यानी कि फेयर सोर्स होता है इसका। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो शरीफा है यानी कि सीताफल है, उसमें बहुत सारे जो है विटामिन पाए जाते हैं, स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अच्छी मात्रा में पाया जा रहा है, और विटामिन सी यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी ये अच्छी मात्रा में पाया जा रहा है, जो कि आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स भी इसमें पाए जा रहे हैं। और आयरन जो कि जनरली तो कम पाया जाता है, लेकिन इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को कंटेन कर रहा है। अब बात करते हैं हम आम की, तो आम में कैरोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, अच्छा स्रोत होता है, ये आपको भी पता होगा। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि निन के अनुसार जो आम की वैरायटी होती है अल्फांसो, इस आम में बीटा कैरोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जबकि जो आम की अन्य वैरायटी हैं उसमें बीटा कैरोटीन फेयर क्वांटिटी में पाया जाता है, यानी कि उचित मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अगर हम अल्फांसो वैरायटी की बात करें तो निन के अनुसार इसमें
बीटा कैरोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि अच्छी मात्रा में, गुड सोर्स आप कह सकते हो कि अल्फांसो जो है बीटा कैरोटीन का गुड सोर्स होता है, जो कि आपका एक विटामिन ए का रूप है। अब आम के अलावा खजूर और पपीता में भी बीटा कैरोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, यानी कि गुड सोर्स होता है। खजूर, पपीता, आम, इसे आप कह सकते हो कि ये गुड सोर्स होते हैं, और आम तो आपका एक्सीलेंट सोर्स में भी आ जाएगा। लेकिन अगर संतरे की बात करें तो इसमें फेयर क्वांटिटी में पाया जाता है बीटा कैरोटीन, यानी कि उचित मात्रा में पाया जाता है। लेकिन यहीं पर अगर हम दूसरे विटामिन की बात करें तो अमरूद और सिट्रस फलों में अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। सिट्रस फल में आपके संतरा आ जाता है, तो संतरे में बीटा कैरोटीन तो कम मात्रा में पाया जा रहा है, यानी कि फेयर सोर्स है, लेकिन इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अमरूद में भी विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स में, काजू में अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, और आंवले में तो बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि एक्सीलेंट सोर्स होता है ये विटामिन सी का, ये आपको भी पता होगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हो, यहाँ पर हमने कुछ इनको बढ़ते हुए क्रम में दिखाया हुआ है कि आंवले में ये 100 ग्राम की बात हो रही है, यानी कि 100 ग्राम आंवला में 600 mg आंवले जो है आपका विटामिन सी पाया जाता है, और अमरूद 100 ग्राम में 212 mg विटामिन सी पाया जाता है। काजू में 180 mg और केले में 70 mg विटामिन सी पाया जाता है। तो ये आप देख सकते हो, क्योंकि ऐसे जो बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में ऐसे क्वेश्चंस नेट में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हो, चाहे नेट के लिए या फिर आप टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी, क्योंकि आगे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये हम नहीं कह सकते, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, और हमारे क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो टफ ही होता जा रहा है, तो आपको हर एक चीज जानने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे अधिक आंवले में, फिर अमरूद, फिर काजू और फिर केले में पाया जाता है विटामिन सी। सेब, नाशपाती, चेरी, अंगूर और सिट्रस फलों में फ्लेवोनॉइड भी पाया जाता है, ठीक है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? ये ऑक्सीकरण को बचाता है और हमारे फलों को खराब होने से, यानी कि उनको ऑक्सीकृत होने से बचा लेता है। एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। थोड़ा सा हम इसमें बात कर लेते हैं वर्णक की, कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं। तो अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो अमरूद, आंवला और सेब में क्लोरोफिल पाया जाता है। कैरोटीनॉइड आपका आम, पपीता, संतरा, तरबूज, खरबूजा, तरबूज में मुख्य रूप से लाइकोपिन और खरबूजे में बीटा कैरोटीन, और कटहल, आड़ू, टमाटर, अनानास, इन सब में कैरोटीनॉइड पाया जाता है। एंथोसाइनिन की बात करें तो अंगूर, चेरी और आलू बुखारा में एंथोसाइनिन पाया जाता है। और एंथोजेंथिन की अगर हम बात करें तो अमरूद, सेब, नाशपाती, केला और शरीफा में ये पाया जाता है। अब चूंकि आपने देखा होगा अमरूद में मैंने बताया कि विटामिन सी भी पाया जा रहा है, और जो है अदर चीजें भी, जैसे कि अगर एक से अधिक वर्णक पाए जाते हैं फलों और सब्जियों में भी, लेकिन क्या होता है कि जो अधिक प्रभावी होता है वो हमें दिखाई पड़ता है, और जो अधिक प्रभावी नहीं होता है वो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि एक ही बस मुख्य रूप से जो पाए जाते दिखाई देते हैं वही हम उसकी बात करते हैं। चलिए, अब इसके बाद में जो फर्दर है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें स्वाद यौगिक के बारे में और भी बहुत सारी एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग क्या होती, जो कि अभी फलों में पाई जाती है, उसके बारे में हम फर्दर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा जो भी हम समझा रहे हैं वो पसंद आ रहा है, देन आप जो है हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि हाँ आपको कैसा लग रहा है। वैसे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, तो अच्छा लगता है हमको सुन करके, देख करके, और हमको ये मोटिवेट करता है कि हम और अच्छा करें। और चूंकि हम रोज वीडियो डालने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे बच्चों ने हमसे कहा था कि मैम रोज वीडियो डालिए, तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होने के कारण कभी कभी नहीं डाल पाते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम रोज वीडियो आपके लिए डालें। और चलिए फिर अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे होम साइंस लेट्स क्रैक इट से जुड़े हुए हैं, वो हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके जो होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं।
और इसको सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि फर्दर अपडेट सारी आपको मिलती रहे। हम बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर के आएंगे। थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होने के कारण नहीं कर पा रहे हैं, वैसे हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें, महत्वपूर्ण चीजें लेकर आए जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। चलिए फिर, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।